subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. चलिए गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग के अब हम समाप्ति पर आ गए हैं गाइस। समाप्त करते करते एक वर्ड आता है, सुना तो ज़रूर होगा, क्या बोलते हैं इसको? सीम। ठीक है, सबने सुना होगा, यूज़ भी किया होगा। सीम को अभी हम एक्शन में नहीं देख रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग में देख रहे हैं। तो हम टारगेट है सीम, बट लिमिटेड है। हम क्या आज है? स्टेट ऑफ बीइंग है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीम का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, पहले याद रख लेना। सीम का आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, यानी कि सीमिंग कभी हो ही नहीं सकता है, गलत हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यू आर सीमिंग। अगर ऐसा मुंह से निकल गया तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। या आपने बोला इट इज़ सीमिंग, दिस इज़ रॉन्ग। तो याद रखिए कि हिंदी में कुछ भी सोचो रहा और रही etc, लेकिन सीमिंग कभी नहीं होगा। तो कोई आपसे ऐसे बोलने लगे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है करके रोने लगे, देखो रहा आ गया, वो कितना भी रोए, आईएनजी नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब समझिए क्या क्या हो सकता है। सीम का सीम रहेगा, सीम्स रहेगा, पास्ट में क्या हो जाएगा? सीम्ड हो जाएगा। इतना हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। सीम का मतलब क्या है? सीम का मतलब है देखने में लगना कि कोई पागल है, चोर है, उदास है, etc। यानी कि एक तरीके से यहाँ भी स्पेकुलेशन वाली फीलिंग आती है। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, here there is a girl and I am here। अब मैं बोलूँ यार इस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा है, मतलब जब हम सारे लोग इसको देख रहे हैं तो इसको देखने से कुछ ऐसा पता चल रहा है कि यार ये बहुत उदास है, ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं पता ये उदास है या नहीं है। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि शायद ये उदास होगी तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी माइट बी सैड, शी मे बी सैड, ये होगा ना। लेकिन मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार देखो इस लड़की को देखो, ये उदास लग रही है ना, उदास लग रही है। ये फीलिंग जब आ जाए कि यार ये बिल्डिंग देख रहे हो भाई, बहुत महंगा लग रहा है बिल्डिंग, ये बहुत महंगा लग रहा है, ये शायद महंगा होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हम बस कह रहे हैं यार ना ये बड़ा महंगा लग रहा है यार, ये इस अंकल को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है ये कई बच्चों के बाप हैं, ऐसा लग रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है, जैसे मैं किसी को देख के बोलूँ कि अच्छा आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप ना उड़ीसा से हो, मुझे क्या पता आप उड़ीसा से हो या नहीं हो, नहीं पता ना, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है। तो इस तरह की फीलिंग जब आती है तो हम सीम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी को देखकर लगना। अब हिंदी हो या उड़िया हो या पंजाबी हो, अपनी अपनी भाषा में सोचिए। मैं कह रहा हूँ कि उस लड़की को देखकर लग रहा है कि वो उदास है। ये मेरा सेंटेंस है। अच्छा, अभी मैंने कहा कि ये जो लग रहा है के चक्कर में क्या आईएनजी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हाँ या ना? नहीं सर, है ना? नहीं लगा सकते। तो इसको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं कि अरे रहा रही आगे, ये हमारी ये है। अब इसको उड़िया में जो सोचना है सोच लो मैडम। उस लड़की को देखकर लग रहा है कि वो उदास है, ये रही लड़की और ये बिल्कुल उदास सी लग रही है। हम ये सारे लोग बैठे हुए, हम सबको ऐसा लग रहा है यार लड़की उदास है। अब इसको बोलने के हमारे पास दो तरीके हैं सीम के साथ। देयर आर टू वेज ऑफ
यूजिंग सीम। सीम को यूज़ करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं देख लेते हैं। पहला तरीका है, इसे हम कहते हैं क्लॉज। क्लॉज के ऊपर हम इसको बनाएंगे। क्लॉज का मतलब क्या होता है कि इसमें दो सेंटेंसेस होंगे, दो टुकड़े होंगे। तो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं जरा, एक और नीचे लिख देता हूं। क्लॉज वाला स्टाइल इजी माना जाता है, सबसे आसान। स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका शुरुआत होगा इट से, इसके बगल में हमें बोलना है सीम्स। अगर पास्ट है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा था तो क्या हो जाएगा, सीम्ड। याद रखिए, प्रेजेंट है तो सीम्स, पास्ट है तो सीम। चूंकि यहाँ पर इट लगा हुआ है तो आप इसको सीम नहीं कर सकते हो, एस लगा हुआ रहेगा, सीम्स रहेगा। याद रखना, इट लगा हुआ है, इट को क्या माना जाता है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, SCIS। ठीक है, ख्याल रखना। इट सीम्स हमारा एक टुकड़ा हो गया। अब हम इसको बीच में एक कंजंक्शन लगाएंगे, दैट। एक यहाँ पर दैट लगा के ये बीच में लगा देंगे, ये दैट। इट सीम्स दैट हो गया। अब इस दैट के बाद हम अगला सेंटेंस लिखेंगे जो हमें लग रहा है, ये सेंटेंस लिखेंगे और ये सेंटेंस एकदम रियलिटी वाला होगा। आपको पता है ना रियलिटी में क्या आता है, इज, आर, एम, वाज, वर। ये फैक्ट को दिखाता है। तो मैं बोलूंगा इट सीम्स दैट, हो गया। अब मैं कह रहा हूं भाई ये लड़की उदास है, ये मुझे लग रहा था ना, तो इट सीम दैट, या तो उसको शी बोलो, शी इज सैड, बनकर तैयार हो गया। इट सीम्स दैट शी इज सैड। देखो दो टुकड़े हैं ना, एक टुकड़ा ये रहा और दूसरा टुकड़ा ये रहा, और ये दैट क्या है, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, कंजंक्शन। यहाँ पर कोई बोले कि भाई दैट क्या है, तो दैट यहाँ पर एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, दो शब्दों को या दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, कंजंक्शन। एक और देखते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उस औरत के पति हो। स्टेट ऑफ बीइंग है, देख रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग है। तो पहले हम क्या बोलेंगे, इट सीम्स दैट। अब बाकी ट्रांसलेट कर दीजिए, तुम उस औरत के पति हो। यू आर द हस्बैंड ऑफ दैट लेडी। बनकर तैयार हो गया। देखिए दो टुकड़े, इट सीम्स एक टुकड़ा और ये आपका दूसरा टुकड़ा, और बीच में ये क्या है, कंजंक्शन है, ये जोड़ रहा है। ओके यार, अगर मैं बोलूं कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उदास थी, तो इट सीम्ड दैट शी वॉज सैड। पास्ट कर दो इसको। ओके अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, ये था क्लॉज का स्टाइल। अब आता है दूसरा जो स्टाइल आता है, इसे कहते हैं, जो सेकंड तरीका है, इसे कहते हैं इन्फिनेटिव स्टाइल। अब दिमाग में आएगा यार ये इन्फिनेटिव क्या बोला है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। इसे कुछ लोग फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता हूँ, जरा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे रहेगा। देखिए गैस, अगर मैं कहता हूँ टू,
और टू के बगल में अगर मैं कहता हूँ गो, टू गो, तो टू गो ये क्या है? इन्फिनेटिव है। अगर मैं कहता हूँ टू प्ले, तो टू के बगल में जो प्ले देखोगे तो इस टू और प्ले को पूरे को मिला के क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव। याद रखना, इन्फिनेटिव, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी कि आपको हमेशा क्या दिखाई देने वाला है? टू दिखाई देने वाला है। इन्फिनेटिव का मतलब कि सेंटेंस में टू दिखाई देगा। अच्छा, अगर टू के बगल में ऐसा लिखा हो, कोई नाउन लिखा हो, तो हम इसको क्या समझेंगे? प्रेपोजिशन। क्या समझेंगे? प्रेपोजिशन। अगर यहाँ लिखा हो टू हाउस, इन्फिनेटिव है कि प्रेपोजिशन है? प्रपोजिशन। प्रेपोजिशन है। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस आपसे पूछूं, एक जगह लिखा हुआ है टू एंजॉय और एक जगह लिखा हुआ है टू द पार्टी। अब बताओ कौन सा इन्फिनेटिव, कौन सा? ऊपर टू एंजॉय, इन्फिनेटिव, पार्टी इज प्रपोजिशन। तो ये इन्फिनेटिव है और नीचे वाला क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। प्रपोजिशन। सर, टू के साथ जितने भी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आएगा उसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे ना? A to Z जितना है, 1,50,000 सब। और टू के साथ जितना भी नाउन आएगा उसको हम प्रीपोजिशन बोलेंगे। आओ जी, जी। ठीक है सर। अगर मैं कहता हूँ टू नोएडा, बताओ जी क्या हुआ ये? सर प्रीपोजिशन हुआ। अब ध्यान देना, कहीं पर मैं नोट लिख दूं, कभी मैडम के दिमाग में आए कि सर ने खाली नाउन को ही प्रेपोजिशन वाला बोला है, मैं लिख दूं कि नाउन की जगह अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आ जाए तब भी क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशन कहलाएगा। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ टू नेहा, नेहा एक नाउन है ना, लड़की है, नाउन है ना, प्रेपोजिशन है कि नहीं? प्रेपोजिशन हुआ, नाउन है ना? टू नेहा, जैसे टू आगरा, टू मुंबई, वैसे टू नेहा। लेकिन अगर मैं नेहा को ऐसे नहीं बोल सकता, टू हर बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? सोचिए। यस सर। तब भी क्या है ये? प्रेपोजिशन है। पूरा अगर एग्जाम्पल आपको दे दूँ, अगर मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू हर, तो कोई बोले कि यार ये टू हर, ये टू क्या है भाई? तो क्या समझोगे? क्या है ये? प्रेपोजिशन है। और वही अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि आई एम गोइंग टू नेहा, अभी भी टू क्या है? प्रेपोजिशन। क्योंकि नेहा एक नाउन है, तो नाउन आ जाए या नाउन की जगह पर प्रोनाउन आ जाए, रहेगा तो प्रेपोजिशन ही, याद रखना। तो अगर सर जैसे आपने अभी बताया आई एम गोइंग टू हर, इसका मतलब क्या हुआ सर? मैं उसके पास जा रहा हूँ। हाँ जी। और आप लोग क्या गलती करते हो? नियर फेयर लगा करके खुश हो जाते हो, हैं? मैं उसके पास जा रहा हूँ, इसकी करेक्ट इंग्लिश होती है आई एम गोइंग टू हर, या लड़का है तो हिम। आप में से कई लोग क्या करते हैं, आई एम गोइंग, उनको लगता है पास मतलब कुछ नियर होता है, वो दिमाग लगाते हैं अपना, आई एम गोइंग टू नियर हिम हर करके खुद ही खुश हो जाते हैं, खुद ही सर्टिफिकेट दे देते हैं। ऐसा मत किया करो। नियर का हर को बोलिए सर प्लीज। सर हर को हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा जरूरी नहीं है कि हम उसके साथ नाउन लगाइए, अकेला भी ऑब्जेक्ट बन सकता है ना जो? हाँ, अगर जैसे मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यार मैं उसके पास जा रहा हूँ, ठीक है, तो ग्रामर का एक नियम है ना कि आपको पहले बताना पड़ता है कि आप किसके पास जा रहे हो। मतलब हमेशा एक रूल होता है कि प्रोनाउन यूज़ करने से पहले एक बार नाउन यूज़ करना चाहिए, ताकि पता चले कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, ध्यान दीजिएगा, निशी ध्यान दीजिएगा। आर यू देयर निशी? यस सर, आई एम हियर। यस। जैसे यहाँ पर मैं हूँ और मैंने बोला आज मैं उसको जान से मार दूंगा, तो आप सुन रहे हो, आपको पता चल गया क्या मैं किसको जान से मारूंगा? चल गया क्या पता? बिल्कुल नहीं हैं? तो अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं कि आई विल किल हिम टुडे, तो ये हिम मेरा प्रोनाउन है, लेकिन ये हिम क्यों, किसके लिए लगा रहा हूं मैं, कैसे पता चलेगा? या तो हजारों हिम होंगे, यू नो।
तो इसीलिए हमें पहले क्या पहले हमें नाम लेना उसका पड़ेगा नाम मेंशन करना कि पड़ेगा। मैं ना आज अपने पड़ोसी को मार दूंगा। पता चल गया अच्छा पड़ोसी की बात कर रहा है ना। तो मैंने बोला कि आई विल किल माई माय नेबर। नेबर। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पहले मैं नेबर के बारे में चर्चा कर लूँ। यार मैं अपने नेबर से ना नफरत करता हूँ। कैसे बोलूँगा? आई हेट I hate माय नेबर। my माई neighbor. नेबर। आज तो मैं उसे जान आई से मार विल किल दूंगा यू। यार। आज तो जान से मार दूंगा। आई विल किल हिम टुडे। तो काम तमाम कर दूंगा क्या है इंग्लिश में? वही है, फिनिश हिज लाइफ, एंड हिज लाइफ, आई विल एंड हिज लाइफ। अच्छा, तो अब ये जो हिम है, अब ये हिम आपको पूरा जस्टिफाइड लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes लग रहा है sir. ना? अब लग रहा है ना कि अच्छा ये पड़ोसी की बात कर रहा है। तो कभी भी जब दो लोग आपस में बात करेंगे तो कैसे पता चलेगा? अचानक हम हिम नहीं बोल सकते। मैं अचानक बोलूँ हे आई लव हर, आई लव हर। अबे कौन सी हर? हजारों हर है, किससे प्यार करता है? पता तो चले मेरी कंपनी वाली है, मेरे बगल वाली है, या मेरी वाइफ की दोस्त है। पता तो चले कौन है। वाइफ की दोस्त बोल दिया, ओके। एनीवेज, तो हमें मतलब एक रूल है, पहले नाउन को दिखाओ। Yes अच्छा, sir. It अब is important. तो मैं ये कह रहा था कि इस टू के बगल में अगर कोई नाउन आ जाए तो ये टू क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रपोजिशन। है ना? इसी टू के बगल में अगर कोई प्रोनाउन आए, बट ऑब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए। ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव का मतलब हिम, हर, His. और क्या होता है? His. मी, मी, ऐसे होता है ना? देम, देम, अस, अस। है ना? और यू तो बेचारा हर सूरत में यू ही रहता है, वो ही रहेगा। हाँ। तो अगर इस तरीके से आएगा तब आप समझ जाना कि क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन है। हाँ, अगर मान लो ऐसा लिखा रहे टू ही, खाली ही लिखा रहे, तो ही प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है? सोचो। सब्जेक्टिव। Objective है sir. तो ये पूरा का पूरा गलत हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये रॉन्ग इंग्लिश। कभी ऐसा थोड़ी हुआ आई एम गोइंग टू ही, ये पानी भर गला। आई एम गोइंग टू ही, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना? ना सर। No sir. चलिए, अब आइए। तो मैं ये क्यों चर्चा कर रहा था? हमारा टारगेट क्या था? इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का मतलब क्या समझेंगे? टू के बगल में वर्ब आएगा। कौन से फॉर्म में होगा? बेस फॉर्म में होगा। इसको आप फर्स्ट फॉर्म कह सकते हो, लोग कहते हैं, कोई बात नहीं। तो अब मुझे आप बताना, अगर मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू प्ले, बताओ जी, इन्फिनेटिव की प्रेपोजिशन? इन्फिनेटिव। I'm going समझ to में आ play गया? infinitive. Yes तो यहाँ sir. पर क्या है? ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू मार्केट, बताओ जी क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। Noun आ गई. एकदम क्लियर है, क्लियर कट समझ में आ रहा है? शी इज कमिंग टू मी, बताओ जी। प्रीपोजिशन। Position है sir. प्रेपोजिशन। शी इज कमिंग टू आई, बताओ जी। रॉन्ग सर। रॉन्ग है, आई Wrong है, sir. तो रॉन्ग है जी, रॉन्ग है। ओके, तो इस हिसाब से मैंने कहा कि अब जो हम सीम सीख रहे हैं, सीम कौन से स्टाइल में? इन प्रेपोजिशन स्टाइल, सॉरी इन्फिनेटिव स्टाइल, इन इन्फिनेटिव स्टाइल। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई इट विट कुछ नहीं। अकेला है, सीम्स लगा दो। दुकेला है, सीम लगा दो। पास्ट है, सीम लगा दो। मैडम वो दुकेला नहीं समझी होंगी। अगर एक है आशा जी की जो दोस्त है, आशा जी की जो दोस्त है उनके लिए कह रहा हूँ, एक है तो सीम्स, एक से ज़्यादा है तो सीम, और अगर पास्ट है तो सीम। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि शी सीम्स, लेकिन अगर मैं कहता हूँ, मैं कहीं पर लिख देता हूँ, ऐसे ही उनको याद रहेगा कि ही, शी, इट और सिंगुलर, इसके साथ क्या होता है? सीम्स। यू, वी, दे और प्लूरल, इसके साथ क्या होगा? सीम। ठीक है। और जो सीम्ड है वो सबके साथ होगा, चाहे वो ही, शी कुछ भी हो, ही, शी, इट हो,
वो दे हो, वो कुछ भी हो, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ क्या आएगा? सीम्ड आएगा। Seemed. सीम्ड में कोई भेदभाव नहीं है, Tense change सबका होने है। पर सबके साथ आएगा। अगर पास्ट टेंस है, किस टेंस को दिखाता है ये? पास्ट। Past tense. अच्छा, तो इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर में तीनों लिख दिया है कि जिसकी जब ज़रूरत होगी लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? यहाँ मुझे चाहिए इन्फिनिटिव, यहाँ चाहिए। तो इन्फिनिटिव का मतलब तो मैंने अभी क्या कहा था कि टू के बगल में क्या होगा बॉस? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। होगा। यहाँ पे तो बेस ही कहना पड़ेगा क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे हैं। यस सर, मुझे यस सर। बताइए कि स्टेट ऑफ बीइंग का बेस फॉर्म क्या होता है? B sir, B. है ना, बी होता है। तो उस हिसाब से मेरा जो अब स्ट्रक्चर फाइनल बनकर तैयार होगा, फाइनल स्ट्रक्चर जो बनकर तैयार होगा वो होगा सब्जेक्ट या तो सीम्स या सीम या सीम। यहाँ पर टू के बगल में बी, टू बी, देखो टू है और ये बेस फॉर्म है, टू बी, और टू बी के बाद यहाँ पर चाहे नाउन हो, एडजेक्टिव हो, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, ये सब लगा सकते हैं। कैसे? मैं हिंदी में लिखता हूँ एग्जाम्पल कि उसे देखकर लग रहा है कि वो उदास है। शी यहाँ रखा, सीम्स Seems to be sad। देखिए इसी चीज को अभी कुछ देर पहले आपने क्या सीखा था? इट सीम्स दैट शी इज सैड, ये सीखा था ना? हाँ जी। तो नीचे वाला कौन से स्टाइल में था? क्लॉज। ऊपर वाला कौन से स्टाइल में है? इंफिनिटिव। एक बात को कहने के दो तरीके हैं आपके पास। जैसे मुझे बोलना होता है तो मुझे ये अच्छा लगता है, ये प्यारा लगता है, कूल लगता है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। Okay sir. ये वाला इजी लग रहा है सर दोनों सही है ना? हाँ दोनों सही है। और जैसे जब कुछ बड़े बड़े वो एक्शन आएंगे ना, तो एक्शन में फिर आपको नीचे वाले की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी क्योंकि इन्फिनिटिव हर समय काम नहीं आ सकता है, ये लिमिटेशन है इसकी। लेकिन नीचे वाला, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ये पूरा काम आएगा। तो आपको दोनों याद रहना चाहिए। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक सेंटेंस, मैं बताना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक स्टोरी बोलता हूँ कि yesterday I saw a girl in the park. She seemed to be gorgeous, so I gravitated towards her. क्या मतलब हुआ इसका? कल मैंने एक लड़की को पार्क में देखा, वो बहुत सुंदर लग रही थी एंड ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स, आकर्षित हुआ। खिंचा चला गया सर। हाय हाय हाय, यस यस यस, खिंचा चला गया। तो अचानक एक स्टोरी में हमने तुरंत सीम को फिट कर दिया। देखो, शी सीम्ड टू बी गॉर्जियस। तो ये इतना स्टाइलिश है कि अंग्रेजी में दम लगता है कि वाह यार क्या गजब बोला है। ये है, तो आप यूज़ करोगे आगे चल के स्टोरी में इसको। ठीक है, अब इसको मैं अगर बोलूँ कि यार वो लेडी, दैट लेडी दो बच्चों की अम्मा लग रही है, तो मैं कैसे बोलूँगा? दैट लेडी सीम्स टू बी अ मदर ऑफ चिल्ड्रन। टू चिल्ड्रन। अच्छा, दो बच्चों की बोला क्या? हाँ, दो की है, ओके। काफ़ी है, महंगाई है, काफ़ी है। ठीक है। Yeah. तो ये सीम है गाइस। तो पहले मैं एक दो सेंटेंसेस और चेक करा लूँ आपसे कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा दोस्त एक जुआरी है। कैसे होगा? फ्रेंड सीम्स टू बी योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त एक जुआरी है, इज अ गैम्बलर। तो योर फ्रेंड है, a gambler।
और अगर इसको मैं क्लॉज के तरीके से बोलूँ तो क्या हो जाएगा? It seems. It seems That. It seems that your children is a gambler. Is gambler. तो अब दोनों में से किसी भी एक को अपनाइए, दोनों को अपनाइए, दोनों ही सर आपका ऊपर वाला इजी लग रहा है। ओके, तो वही सही, फाइन। अच्छा जी, अब आइए इसके नेगेटिव में, क्योंकि आपको फंसाने वाला है, इतना आसान भी नहीं है। नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव में कहता है पहला स्टाइल है, अभी मैं इन्फिनेटिव में हूँ, ठीक है। इन्फिनेटिव का फर्स्ट स्टाइल कहता है, जस्ट अ मिनट, कि आप लगाइए डोंट, डजंट और पास्ट के लिए डिडंट। डिडंट को आप शॉर्ट में डिंट कह सकते हैं। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? डिंट। बोलने में बोलते हैं, लिखने में ग्रामर अलाउ नहीं करता, बट बोलने में बोल सकते हैं। अच्छा, रूल कैसे बनेगा? हमने यहीं पर लगा दिया, यहीं पर डोंट, यहीं पर डजंट बोल दिया, यहीं पर डिडंट बोल दिया, बाकी सेम है। उसके बाद कोई एस वेस नहीं है, सबके साथ क्या है? सीम है, कोई एस वेस नहीं चलेगा। सेम, टू बी, बाकी वही अच्छा बुरा महंगा सब लगा दो। तो तुम्हें देख कर नहीं लगता है कि तुम शादी शुदा हो, तो मैं कैसे बोलूँगा कि यू Don't seem to be married. you don't seem to be married। सर अगर दैट लगाएंगे तो अब तो फिर इट से बोलना पड़ेगा, It। उस क्लॉज में जाना पड़ेगा। अभी लिखता हूँ मैं, क्लॉज भी लिख ही देता हूँ कहीं पर, क्लॉज भी लिख देता हूँ मैं। क्लॉज वाले में कुछ ऐसा करना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर हमें करना पड़ता है इट डजंट सीम, Doesn't seem और यहाँ पर दैट, that और यहाँ पर आपने जो भी सेंटेंस। अच्छा, याद रखो कि जब उधर डजंट बोला है तो इधर फिर क्या बोलोगे? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि आपने पहले ही नेगेटिव बोल दिया। तो इसको कैसे बोलोगे कि it doesn't seem that you are married. एक तरीका, इसका भी क्लॉज का भी स्टाइल 1 समझ लो, इसका स्टाइल 1 ये समझ लो। अच्छा, इसका स्टाइल 2 क्या होगा? स्टाइल नंबर 2, इसमें आपने इट सीम्स को ऐसे रहने दिया, यहाँ आपने दैट भी लगा दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया? नेगेटिव बोल दिया। सेम कहानी है, आपने बोला It seems that you are not married. you are not married। अब ये आपके ऊपर है कि आपको जुबान पे क्या चढ़ा हुआ है। आपको अगर इधर डजंट पसंद है तो फिर स्टाइल नंबर 1 चलेगा। आपने बोला यू नो इट डजंट सीम दैट यू आर मैरिड, अगर आपको लग रहा है ना इट सीम्स दैट यू आर नॉट मैरिड, यू नो, यार आपको देखकर लग रहा है कि आप इस बच्चे की माँ नहीं हो, यू नो। तो या तो मैं बोलूँ कि इट सीम्स दैट you are not the mother of this child, या तो आप बोलो इट डजंट सीम दैट you are the mother this child. अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या जमता है। उसी तरीके से इस पे जब आओगे, हम कहाँ थे? इन्फिनिटिव पर थे ना? Yes sir. तो इन्फिनिटिव में मैं अगर बोलूँ कि उसे देखकर नहीं लग रहा है कि वो भूखी है। तो अभी मैंने कहा कि भाई आप कैसे यूज़ करोगे? डोंट, डजंट, डिडंट, यही ना? तो या तो आपने बोला कि शी doesn't seem ऐसे नहीं लगा सकते ना? हाँ जी शी डजंट सीम टू बी हंग्री, है? शी डजंट सीम टू बी हंग्री। अभी स्टाइल 1 ही है, अभी 2 करूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी 1 को आराम से समझ लेते हैं, ठीक है? अब आपको देखकर लगता नहीं कि आप 35 साल के हो,
You don't You seem to don't be seem to be 35 35 years old. 5 years old. Okay. जैसे हमने किसी फैट व्यक्ति को देखा जो देखने में बहुत मोटा है, स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल ग्रैंडफादर बना हुआ है 40 साल में, बाल भी चले गए हैं, मूछ भी बड़ी बड़ी आ गई है तो हम कह रहे हैं कि आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतने चाइल्डिश हो, तो मैं कैसे बोलूँगा? यू डोंट You don't seem to be childish. चाइल्डिश। आपको देखकर तो लगता है कि आप बड़े स्ट्रिक्ट हो, कैसे होगा? यू सीम टू You seem to be so strict. स्ट्रिक्ट। तो ये तरीका है। तो ये डोंट डजंट वाला पसंद आ रहा है ना? Yes, sir. अब इसका स्टाइल नंबर 2 कर ही लेते हैं, क्या पता कभी कभी ज़रूरत पड़ जाए। इसका स्टाइल नंबर 2 कहता है कि भाई सब्जेक्ट, मुझे लगता है ये टॉपिक ऐसा है ना, इसमें 2 से 3 दिन का रैपिड फायर चाहिए आपस में, तब समझ में आएगा। Correct, sir. हाँ. हाँ, इतना आसान नहीं है। इसमें सब्जेक्ट और यहाँ पर जैसा है वैसा सीम बोला, मतलब सीम्स बोला, यहाँ सीम बोला, यहाँ सीम्ड बोला, यहाँ पर कर दिया नॉट टू बी, देख रहे हो नॉट टू बी। और उसके बाद जो भी आपका नाउन प्रोनाउन जो भी, जैसे यार तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम शादीशुदा हो, तो पहले बोला यू सीम, यू सीम, यहाँ कर दिया नॉट टू बी मैरिड। अच्छा, दूसरा हमारा क्या है? यू डोंट Seem to be married. अब दोनों में से जो पसंद है ले लीजिए। ऊपर वाला भी कम नहीं है, बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है ना? मेरी इमोशन सब एट्रैक्टिव है, बोल नहीं पाते। कोई बोल नहीं पाया। बस असल प्रॉब्लम वही। खुद मेरे जुबान से ये डोंट वाला निकलता है, मैं खुद डोंट वाला यूज करता सर मेरे ख्याल से ये ठीक भी है। अगर मतलब इसे ज्यादा एक्सपर्ट बनना तो एक ही पकड़ लो और उसी को खूब अच्छे से कर लो। वही है। तो डोंट वाला ज्यादा इजी लग रहा है। यस सर, स्पोकन में सर यही आता है जबान पे, ये डोंट टू से। डोंट वाला, ऊपर वाला बड़ा खतरनाक लग रहा है, बट कूल है। यू सीम नॉट टू बी मैरिड। यस सर एग्जैक्टली। जैसे मैं बोलूँ कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं हो यार, और मैंने बोला ऐसे कि यू सीम नॉट टू बी परफेक्ट फॉर दिस जॉब। बंदा सुन के हिल जाएगा, अरे वाह यार, क्या बोल गया, क्या बोल गया। सर आपके साथ तो हम लोग भी भूल जा रहे हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। अच्छा, और अगर ऐसे बोले कि भाई देख, यू डोंट सीम टू बी परफेक्ट फॉर दिस जॉब। गजब। चलिए, तो ये 2 स्टाइल था। She didn't seem to be attractive. She seemed not to be attractive. क्या मतलब हुआ? देखने में अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रही है, दे रही थी थी आएगा। पास्ट है। ये पास्ट। This topic doesn't seem to be confusing. हालांकि है ये confusing, बट मैंने ऐसे लिख दिया। ये टॉपिक कंफ्यूजन नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं बोलूँ कि this topic seems not to be confusing. तो मीनिंग तो एक ही बात है कि कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। इसके 2 तरीके। Seems to be confusing, sir. Yeah, it seems to be confusing. It is confusing. Yes, sir. Yeah, reality है, confusing है। सर अगर उसको हम पास्ट में बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं कि अभी दिस बनाया ना टॉपिक सर ने? अच्छा, नहीं, दिस टॉपिक डिडंट सीम टू बी कंफ्यूजिंग। बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसे पास्ट में ऐसे हो जाएगा।
ठीक है सर। दिस टॉपिक डिडंट सीम Seem to be confused. कंफ्यूजिंग। और इसका दूसरा वर्जन, दिस This topic सीम्ड seemed नॉट not to be confusing. कंफ्यूजिंग। ये है। एक अपना लीजिए, दो नाव पे पैर रखेंगे तो। हाँ सर, दो 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 वो सोचने से कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, इसलिए एक को अपनाते। मुझे लगता है डॉन डजंट डिडंट सही है, वही सही है सर, वही Yes, सही है। sir. उसी पे काम करते। अगर वो सही है तो फिर उसका इंट्रोगेटिव भी आराम से हो जाएगा। Yes, sir. वो भी इजी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव भी इजी है। इंट्रोगेटिव में क्या है, डू को पहले रख दो, डज और डिड, बाकी सब्जेक्ट, यहाँ सीम टू बी, बाकी वही डैश 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 डैश। तो मैं बोलूँ कि यार क्या कल मुझे देखकर लग रहा था कि मैं उदास था, तो डिड आई सीम टू Seem to be sad sad yesterday. यानी कि हिंदी होगी कि क्या मुझे देख कर लग रहा था कि मैं उदास था। बहुत शुद्ध हिंदी में क्या होगा, क्या मैं उदास प्रतीत हो रहा था, यू नो, बहुत शुद्ध जैसे बोलते हैं ना, Do I क्या मैं उदास want to be sad? हो रहा था। ये है जी। ओके, बस इतना बहुत है। और पूरे इंग्लिश में इसकी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि इसी के ऊपर सब कुछ नहीं टिका है, समटाइम्स। फाइन गाइस, चलिए तो ये होने को तो हो गया। अभी आपके पास 5-10 मिनट है, तो 2 लोग ज़रा आइए सामने और ज़रा पूछ कर बताइए।